हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के बारे में। और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का मीनिंग आप जानते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज़ पे। तो ये चेक करना एक बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से और या एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पर्टिकुलर बोरोवर जो है, हो सकता है कि वो कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, या ये हो सकता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म हो, LLP हो, सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का उसका बिजनेस स्ट्रक्चर है, किस तरह का उसका लीगल कंपोजिशन है, उसके बेसिस पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर एप्लीकेबल होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसे टाइमली मैनर में पूरा करना होता है। अगर वो नहीं करे तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो वो रिस्क इंक्रीज़ कर देता है। हो सकता है कि वो आगे चल के डिफ़ॉल्ट करे और वो लोन जो है NPA टर्न हो जाए। NPA के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ और डिटेल में मैंने डिस्कस किया था उन प्रोविजंस को, तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। चूँकि ऑडिट्स स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलमोस्ट डिटेल में उसमें कवर किया था। इस वीडियो में मैं बात करूँगा मेनली लोन फाइल्स में आपको रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन चीज़ों को देखना चाहिए, और मैं केसेस लूँगा रियल लाइफ से। एक तो कार्वी का केस, जो कि अभी रिसेंट 2019 में सेबी ने ऑर्डर किया था। कार्वी के बारे में अगर आप शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर था। लगभग उन्होंने किया गया था कि 93,000 के लगभग क्लाइंट्स का शेयर जो है अपना बता के बहुत सारे बैंक्स को, जिसमें कि प्राइवेट बैंक्स भी थे बड़े, किसी एक का मैं नाम नहीं लेना चाहता इसमें, और NBFC कंपनीज भी थी, तो प्लेज किया था और उसके अगेंस्ट उन्होंने लोन लिया हुआ था। ओके, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। एक दो NBFC का मैं केस देख रहा था तो उसने कहा था कि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी उन्होंने ले रखा था अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो आप इमेजिन कीजिए एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हुआ होगा, या उस पर्टिकुलर बैंक ने जब भी असेसमेंट कर रहा होगा उसके प्रपोजल का, तो क्या मिस्टेक्स हुए होंगे। जनरली हम लोग करते क्या हैं कि इंश्योर करते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ लेके आ रहा है क्लाइंट, वो एक इंडिविजुअल हो या फिर एक कंपनी हो, डजंट मैटर, जो सिक्योरिटीज़ लेके आ रहा है वो जेन्युइनली उसकी हो। ओके, ऐसा नहीं कि वो थर्ड पार्टी का, किसी दूसरे का, गवर्नमेंट की ज़मीन लेके आ जाए कोई कि मुझे लोन दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर बैंक को जब इन्फोर्स करने का रिक्वायरमेंट होगा, ओके, जब वो डिफ़ॉल्ट करे और बैंक जाए उसे सेल करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम अराइज होगा ना। तो कार्वी के केस में हुआ क्या कि इन लोगों ने शेयर्स प्लेज किए थे और वो शेयर्स क्लाइंट्स के थे। कार्वी का अपना नहीं था, बट बैंक्स को उसने कहा था कि ये मेरे अपने शेयर्स हैं, और उसके बेसिस पे उसने लगभग 2300 करोड़ का लोन लिया हुआ था अलग अलग बैंक से, इंक्लूडिंग NBFCs। 2019 में सेबी ने ऑर्डर किया और उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे किसी भी थर्ड पार्टीज़ को। जो भी उनका बेनिफिशियल ओनर है केवल उसी को जाएंगे। जिस भी शेयर होल्डर का वो शेयर है केवल उसी को ट्रांसफ़र होगा। ओके, और अभी प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें शायद शेयर्स मिले हैं, न्यूज़ में मैंने देखा था। तो बैंकर्स के लिए ये डिफ़िकल्टी अराइज़ हो गई। NBFC जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों ने जैसे ही 2019 में ये ऑर्डर आया, उस समय कुछ एक्सेस विड्रॉल था, चूँकि वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी था, तो एक्सेस विड्रॉल था और इरेगुलर हो गया था अकाउंट। और ट्राई किया इसने, जो NBFC था उसने रिकॉल करने का उस लोन को, बट इन लोगों ने रिस्पांस देना बंद कर दिया। तो इन लोगों ने सोचा कि इन्वोक करते हैं। इन द मीन टाइम सेबी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया शेयर्स के ट्रांसफ़र को। तो रेस्ट्रिक्शन के चलते ये इनका अमाउंट जो है ना रिकवर करना मुश्किल हो गया। ऐसा सिचुएशन अगर अराइज हो तो ऑब्वियसली लोन जो है NPA टर्न हो जाएगा एंड डिफ़िकल्ट हो जाएगा बैंक के लिए रिकवर कर पाना उस अमाउंट को, और राइट ऑफ करने की नौबत भी आ सकती है। तो एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि जो भी सिक्योरिटीज़ आती हैं वो उनका जो टाइटल है उसे वेरीफाई करना है। वो उस पर्टिकुलर जो भी बोरोवर है वो इंडिविजुअल अगर है, सपोज़ वो होम लोन के लिए आया है, तो होम लोन का भी जो अगर ज़मीन है या फिर लैंड है या बिल्डिंग है, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेगा, तो उसे वेरीफाई करना है। अगर लीगल ओपिनियन लेना हो, बैंक जनरली लीगल ओपिनियन लेते हैं उन प्रॉपर्टीज़ के लिए। ओके, तो कि वो टाइटल जो है वो वैलिडली उस पर्टिकुलर आदमी के पास है या नहीं, तो लीगल ओपिनियन वो लोग लेते हैं। तो ये देखना है कि एटलीस्ट वो टाइटल जो है उस पर्टिकुलर बोरोवर के पास हो। ओके, किसी थर्ड पार्टी की ज़मीन को लेके या प्रॉपर्टी को लेके नहीं आ जाए वो।
कार्वी के केस में भी ऐसा हुआ होना चाहिए था, चेक किया जाना चाहिए था कि जो शेयर्स वो प्लेज कर रहा है एक्चुअली वो शेयर्स उसके हैं या नहीं है, बिकॉज बैंक से उसने कहा था कि वो शेयर्स जो हैं वो कार्वी के हैं, जबकि रियलिटी में वो शेयर्स उसके नहीं थे। ओके, तो एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। दूसरा, अगर सपोज इंडिविजुअल हो तो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। एक केस मैंने देखा जिसमें कि एक डायरेक्टर पे, आपके पास जब भी क्लाइंट आते हैं, आई मीन जो भी लोन फाइल है, तो वो कहीं ना कहीं आदमी हो सकता है कि काम कर रहा हो। जनरली बैंक्स जो हैं वो पे स्लिप मांगते हैं, देखते हैं कि हिस्टोरिकली मतलब या पास्ट में उसकी अर्निंग क्या रही है, इनकम टैक्स का रिटर्न मांगते हैं। तो वो तो पीछे का उसका परफॉर्मेंस पता चल जाता है, बट फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता उसके साथ। बट कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कि हम लोग अगर देखें तो हम लोग ये श्योर हो सकते हैं कि उसके रीपेमेंट की कैपेसिटी जो है वो इम्पैक्ट नहीं हो। यहाँ पे मैं जो केस बता रहा था अभी, तो वो आदमी डायरेक्टर था और वो मोर देन 20 कंपनीज़ में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा था। तो उसने एक कंपनी से रिज़ाइन किया और आरओसी को इन्फॉर्म करने में लगभग लग गए आई थिंक 200 समथिंग डेज़। ठीक है, तो आरओसी ने उस पर पेनल्टी जो लगाया वो था अप्रॉक्सीमेटली 13.5 लाख रुपए का। इमेजिन कीजिए आप कि अगर वो आपका क्लाइंट हो और ऐसा सिचुएशन राइज होता है, आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं, आई मीन जो भी लोन फाइल आता है, कहीं ना कहीं आदमी वो काम कर रहा होता है। तो आप देखते हैं कि अगर वो कहीं डायरेक्टरशिप होल्ड करता है तो वो आई मीन जो भी कंपनीज एक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जितना मैक्सिमम आई मीन वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, कहीं उससे ज़्यादा कंपनीज में तो नहीं होल्ड कर रहा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसने कहीं रिज़ाइन किया था या फिर जब अपॉइंटमेंट हुआ था, तो जो भी आरओसी में इंटीमेशन या इन्फॉर्मेशन भेजना होता है वो उसने जो भी फॉर्म फाइल करना होता है उसने फाइल किया था या नहीं किया था। ओके, तो ये थोड़ा सा एक प्रोटेक्ट कर सकता है लोन्स को एनपीए टर्न होने से, बिकॉज अगर एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट की लायबिलिटी आ जाती है आपके बोरोवर पे, एक बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है कि लोन जो है वो एनपीए में टर्न हो जाए। अच्छा, दूसरी बात कि डायरेक्टर्स जो हैं वो इवन डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, और कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन है अंडर सेक्शन 167 जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें कि बाकी कंपनी से भी उन्हें उनका पोजीशन जो है वैकेट करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे में अगर उन्होंने कोई लोन लिया हो तो वो तो पूरा का पूरा ही रिस्की हो जाएगा और हो सकता है कि एनपीए भी टर्न हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखना होता है। देखना होगा कि वो आदमी जिस एम्प्लॉयमेंट में है उसके बेसिस पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर एप्लीकेबल हैं वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद सपोज़ आपके पास एक कॉर्पोरेट बोरोवर आता है। एक केस मैंने देखा था, आई थिंक 2020 का केस है ये भी। तो वो एक रियल एस्टेट कंपनी है। ओके, और उसने किया क्या कि डिपॉजिट एक्सेप्ट किया पब्लिक से। सेबी ने कहा कि ये डिपॉजिट मतलब एक्सेप्ट करने का जो काम है वो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ओके, यानी CIS, और इसके लिए एक रेगुलेशन है CIS 1999। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आदमी CIS एक्टिविटी में इंगेज होता है उसे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है CIS 1999 में। तो सेबी ने कहा उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट कंपनी को कि आप लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया था इसके लिए, CIS के लिए कोई अप्रूवल आपने लिया नहीं था, और फिर भी आपने पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया है। तो फाइनली जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है उसने कैलकुलेट किया जो पेनल्टी थी, अमाउंट जो एप्लीकेबल वो था आई थिंक 7,000 करोड़ रुपीज़। ओके, साथ ही साथ ये भी ऑर्डर किया कि वो अमाउंट जितना कलेक्ट किया है उसने वो रिफ़ंड किया जाए। वो सारे जो डिपॉजिटर्स हैं, जो पब्लिक है, उसे रिफ़ंड किया जाएगा सबसे पहले। और दूसरी बात कि पेनल्टी जो होगी वो लगभग 7,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी होगी। तो आप इमेजिन कीजिए अगर वो कंपनी, और वाइंडिंग अप भी इनफैक्ट ऑर्डर किया था सेबी ने, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप इमेजिन कीजिए कि अगर वो बोरोवर हो किसी कंपनी का और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हो और अल्टीमेटली वाइंडिंग अप ऑर्डर कर दिया जाए और बिना रजिस्ट्रेशन के वो उस पर पेनल्टी ही, सपोज़ अगर वाइंडिंग अप नहीं भी ऑर्डर किया जाए और उस पर इतनी हेवी पेनल्टी लगा दी जाए कि वो लोन को रीपे करने के काबिल ही नहीं बचे। ओके, उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद हो जाएं कुछ दिन के लिए, और जो भी उसके जो भी उसका इनफ्लो था, कैश फ्लो था, वो कम्प्लीटली एकदम डिस्टर्ब्ड हो जाए। तो ऐसे में उसका DSC और जो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड हो जाएगा और वो कैपेबल नहीं होगा लोन को रीपे करने में। तो इस एंगल से भी हम लोग देख सकते हैं
आई मीन ये अल्टीमेट मतलब जो मेन चीज़ जो कि मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोग बोरोवर के, वो कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, हम लोग ये इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने आई मीन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस वाले पार्ट पे वो पूरी तरह से फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर वो कॉम्प्लायंस नहीं करता है, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं करता है, पूरा नहीं करता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर एप्लीकेबल हैं, तो फिर वो हो सकता है कि आगे चल के एनपीए टर्न हो जाए, जैसा कि कार्वी के केस में मैंने बताया, या जैसा वो डायरेक्टर वाला मैंने केस लिया था, और अगर या फिर रियल एस्टेट कंपनी वाला केस था। और अगर वो पूरा करता है तो फिर ओवरऑल रिस्क जो है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल रिस्क, वो हम लोग कम कर पाएंगे, एक ऑडिटर कम कर पाएगा, या फिर जो बैंकर है वो कम कर पाएगा।